ये इन दिनों की बात है जब मैं छोटी सी थी। एक छोटे से शहर में रहा करती थी। वो शहर कब था, गांव जैसा था, जहां प्राइमरी स्कूल में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते थे। वैसे तो लड़कियों के लिए अलग स्कूल था, लेकिन पढ़ाई अच्छी ना होने के बायस अक्सर लड़कियां हमारे स्कूल में पढ़ने को तरजीह देती। क्लास में अक्सरियत लड़कियों की थी। यही वजह थी कि हमारी क्लास स्कूल की सबसे अच्छी जमात थी, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा उस्तादों की फर्माबरदार होती थीं और खेल कूद से ज़्यादा पढ़ाई में दिलचस्पी रखती। जबकि वो क्लास में जिसमें लड़के ज़्यादा होते तालीमी लिहाज से बेहतर ना होती, क्योंकि लड़के शरारतें करते हैं, डिसिप्लिन तोड़ते हैं और अपने कपड़े भी उजले ना रखते, जबकि लड़कियां साफ सुथराई का भी ख्याल रखती थीं। यूँ समझ लीजिए कि हमारी क्लास सारे स्कूल से सबसे अच्छी क्लास थी। ये बात हर उस्ताद के मुंह पर थी। हमारी क्लास का मॉनिटर लड़का, जिसका नाम राजवीर था, वो आला ज़ात का था, तभी इसकी सब इज्जत करते थे। इसका बाप एक ताजिर था। इसके रख रखाव और आदात उससे खुशहाली जाहिर होती थी। राजवीर बहुत ज़हीन और खूबसूरत था, मगर चालाक नहीं था। सीधा साधा था, तकरीरें अच्छी करता था। जब भी कोई फंक्शन या तकरीरी मुकाबला होता, अव्वल नंबर पर आता। इसी वजह से हेडमास्टर साहब, सब उस्ताद और लड़के लड़कियां इसको चाहती थीं। मैं अपनी जमात की सबसे कमज़ोर लड़की थी। इतनी खूबसूरत भी ना थी, मुझसे कई ज़्यादा ज़हीन, चालाक, अमीर और ख़ूबसूरत हमारे साथ पढ़ती थीं। फिर भी समझती थी कि राजवीर मुझको चाहेगा। शायद ये मेरी खुद फरेबी थी या खाम ख्याली, मगर अपने इसी तसव्वुर में मैं बहुत खुश थी। बेशक वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था, मगर वो किसी और को भी लिफ्ट नहीं देता था। हालांकि इन दिनों हम इतने बड़े ना थे। फिल्मों और ड्रामों की वजह से हमको इतना शऊर ज़रूर था कि लड़के और लड़कियां आपस में दोस्ती और मोहब्बत करते हैं। मेरे घर से राजवीर का मकान नज़दीक था। हम सुबह 8 बजे स्कूल जाते और 2 बजे वापस आते। थोड़ी देर आराम करते, खाना वगैरह खाते और फिर ट्यूशन के लिए चले जाते, तो 6 बजे लौटना होता। यूँ हम घर से ज़्यादा वक्त स्कूल में एक साथ रहते थे। इन्हीं दिनों स्कॉलरशिप की तारीख का ऐलान हो गया। इसके लिए नज़दीकी शहर जाकर टेस्ट देना था। जहाँ हमको टेस्ट के लिए जाना था, वो हमारे गांव से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था। सारे तलबा व तलबात इस इम्तिहान की तैयारियों में लग गए। क्लास टीचर ने प्रोग्राम का इंचार्ज राजवीर को मुकर्रर कर दिया। इसने हिसाब लगाया और जाने का खर्चा हर लड़के और लड़की पर 250 रुपये रखा। सभी ने जाने की तैयारी कर ली। फिर पिताजी ने राजवीर को बुलवाया और मेरा ख्याल रखने को कहा, तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई। दिल से चाहती थी कि वो किसी तरह मुझसे बात करे। पिताजी के बुलाने के बाद इसने मुझसे बात की। राजवीर और मैंने करीबी पड़ोसी होने के नाते एक साथ पैकिंग की। आखिरकार हम शहर पहुंच गए। यहाँ मुझको राजवीर के करीब आने का ज़्यादा मौका मिला, क्योंकि मेरा और इसका सामान साथ था। इसके कपड़े मेरे ब्रीफ केस में थे और मेरा कुछ सामान इसके बैग में था। तभी रोज़ाना मैं इसको अपनी पसंद का जोड़ा निकाल कर देती, इसका ख्याल रखती, इतनी खिदमत करती कि किसी ने इतनी खिदमत ना की होगी। इस तरह से अमल ने इसका दिल मोह लिया। शहर में हमने 5 दिन गुजारे। ये दिन यूँ मिनटों में गुजर गए कि पता ही नहीं चला। मेरे लिए तो ये 5 दिन 5 मिनट के बराबर थे, मगर ये इतने कीमती दिन थे कि इन 5 दिनों में मैंने अपनी मंजिल को पा लिया था। अब मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझने लगी थी। वो राजवीर था। मुझे लगता था कि इसका प्यार पाकर मैं राजकुमारी हो गई हूँ। मैंने इसको अपने दिल का मालिक मान लिया। टेस्ट ख़त्म हो गए तो हम अपने गांव वापस आ गए। अब हम रोज़ाना क्लास में मिलते, मगर दूसरों से खौफ की वजह से कम बात करते थे। सालाना इम्तिहान की तारीख आ गई। तब लगा कि ये वो तारीख है जो संदेशा लाई है इस बात का कि हम ज़िंदगी भर के लिए बिछड़ जाएंगे। सालाना इम्तिहान की तैयारी में भी इसने मदद की, मगर बातें करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था, क्योंकि माताजी या बहन जी सामने बैठ जाती थीं। इम्तिहानों के बाद अलविदाई पार्टी हुई। वो हमारे बिछड़ने का आखिरी तारीख थी। इस दिन ग्रुप फ़ोटो भी हुआ। यूँ ये ज़िंदगी के बिछड़ने का यादगार दिन हो गया। अपनी अलविदाई तकरीर में मैंने इससे कहा था कि आज हमारी ज़िंदगी के एक बाब का ख़त्मा हो रहा है। हमें नहीं मालूम कि अगले मोड़ पर हम आपस में मिल सकेंगे या नहीं।
इस दिन मेरी आंखों में आंसू थे और इसकी आंखें भी नम थीं। यूं हम हाथ हिलाते स्कूल के ग्राउंड से निकलते हुए एक दूसरे से जुदा हो गए। राजवीर लड़कों के स्कूल में चला गया और मैंने गर्ल्स स्कूल में दाखला हासिल कर लिया। अब हमारे मिलने का कोई मौका नहीं रहा था। स्कूल का टाइम सुबह 8 बजे था, जबकि इसके स्कूल का टाइम 9 बजे था। वो सुबह रोज़ाना मंदिर जाता था, जो हमारे स्कूल के रास्ते में पड़ता था। एक रोज़ सवेरे जब मैं स्कूल जा रही थी, इसे मंदिर से लौटते देखा था। तभी मैंने स्कूल जाने का टाइम सुबह 7 बजे मुकर्रर कर लिया, क्योंकि यही वक्त इसके मंदिर जाने का था। इस तरह हमारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। हम मंदिर में छुप छुप कर मिलने लगे। किसी बड़े त्यौहार पर तो बाकायदा मुलाकात हो जाती थी। मैंने 8वीं का इम्तिहान पास कर लिया और अब मैं 9वीं में थी, जबकि राजवीर एक क्लास आगे प्रमोट हो गया था कि वो हमारे ज़िले में अव्वल आया था। मेरे 2 भाई थे, बड़े का नाम कुमार और छोटे का अजीत था। मैं अजीत के ज़रिए राजवीर से नोट्स मंगवा लेती थी। इसके बाद मैंने नोट्स की कॉपी पर ख़त लिखने शुरू किए और किसी को पता नहीं चला। यूँ हम मोहब्बत की मंजिलों तक पहुँचे। नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे के बगैर जीना मुश्किल हुआ। जब इसने 10वीं का इम्तिहान दिया तो अलविदाई पार्टी में गया। वहाँ 2 तलबा तंजीमों में झगड़ा हो गया। कुछ लड़के ज़ख्मी हुए और कुछ जेल चले गए। राजवीर भी जेल चला गया। इसके जेल चले जाने के बाद मेरा बुरा हाल हुआ कि बयान नहीं कर सकती। मुझको बुखार हो गया। वालिदैन परेशान थे और मैं नीम पागल सी हो गई थी। जब भी होश आता तो मैं इसके लिए दुआ मांगती। अगर ज़िंदगी में कुछ भगवान से मांगा तो वो इसकी रिहाई थी। आखिर भगवान ने वो दिन भी दिखाया जब वो जेल से छूट कर आ गया। इसकी चाहत में इतनी बेखुद हो गई कि ये भी पता ना चला कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। बगैर चादर लिए मैं इसके घर चली गई। फ़िक्र और परेशानी ने मुझको बहुत दुबला कर दिया था। जब मैं इससे मिली तो वहाँ भी वही सूरत हाल थी। इसने बताया कि तुम मुझको जेल में इतनी याद आई हो कि कभी इतना सोचा भी ना था। इधर माता पिता भाई सब परेशान कि मैं कहाँ गई हूँ। ऐसे बगैर पूछे कहीं भी मैं नहीं जाती थी। जब वापस लौटी सख्त डांट पड़ी। पिताजी इस कदर बरहम थे कि क्या बताऊं, मगर मुझको इनकी डांट से कुछ कलक ना हुआ, क्योंकि 3.5 माह की अजियत भरी जुदाई के बाद राजवीर से मुलाकात हुई थी। वो रिहा हो गया था। मैं बेहद खुश थी। भगवान ने मेरी सुन ली थी। परेशानी ख़त्म हुई तो बीमारी भी जाती रही। दाखिले शुरू थे, लिहाजा हम दोनों ने फॉर्म भरे। यहाँ कॉलेज एक ही था। एक बार फिर एक ही अदारे में पढ़ने की वजह से हम मिल सकते थे। इसका तो जेल जाने की वजह से साल ज़ाया हुआ था और अब हम फिर बराबर क्लास में आ गए थे। वक्त गुजरने लगा, हमने इंटर का इम्तिहान भी दे दिया। इंटर के बाद हमने दादू जाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि एक दूसरे के बगैर सांस लेना दोभर हो रहा था। दादू में इसकी बहन का घर था, जबकि मेरे मामू वहाँ रहते थे। इसके बिनोई सुबह से दुकान पर चले जाते। घर में सिर्फ इसकी बहन और इसकी छोटी सी बच्ची होती थी। मैं इस बच्ची को बहुत प्यार करती थी। बहन तो काम में मसरूफ़ होती, मैं और राजवीर बैठकर खूब बातें करते। हम अकेले होते, मगर कभी इसने तन्हाई का फ़ायदा ना उठाया, कभी मुझको छुआ तक नहीं। हम फासले से बैठकर बातें करते थे। अभी मुझे दादू आए 1 माह हुआ था कि एक मनहूस खबर आई कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। मामू और मुमानी के साथ सीधी घर आई। वो भी वापस पहुंच गए। अब हमारे मिलने या ख़त लिखने का कोई चांस ना था। बड़े भाई पिताजी के देहांत के बाद घर के सरबराह बन गए। वो तो वालिद से भी ज़्यादा सख्त थे। माताजी से कहा कि अब इसका जल्द अज जल्द रिश्ता ढूंढ लो, क्योंकि मज़ीद कॉलेज में नहीं पढ़ाना है। वालदा ने रिश्ते के लिए मिलने वालियों से कहा तो रिश्ते भी आने लगे। एक लड़का भाई को पसंद आ गया। अपने तौर पर हाँ कर दी, मुझसे पूछा तक नहीं। मेरा ये आलम के बड़े भाई के आगे कुछ बोलने की हिम्मत ना थी। मैं बेहोश हो गई। इसके बाद इतनी बीमार पड़ी कि मौत की दहलीज तक पहुंच गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मैं लड़की थी, कुछ कर नहीं सकती थी। कभी सोचती थी कि भागकर राजवीर से शादी कर लूं, मगर ऐसा कदम उठाने की भी सकत खुद में ना पाती थी। बल्कि राजवीर भी शायद ऐसा करने से मना करता कि वो इज़्ज़तदार ख़ानदान का चश्मो चराग था। मैंने चाहा वो कम से कम अपनी मोहब्बत के मामले में अपनी माँ को ही आगाह कर दे, लेकिन वो माँ को भी ना बता सका, ना ही हमारी शादी के मुतालिक अपनी माताजी से बात की। मैं तो फिर भी लड़की थी और मेरे लिए भी ये मुमकिन नहीं था कि ज़बान खोलती। वक्त ठहरता है और ना ही किसी का इंतज़ार करता है।
मेरी शादी की तारीख भाई ने तय कर दी और मैं किसी भी तरह राज तक ये बात ना पहुंचा सकी कि मैं पराई होने जा रही हूँ। वो दिन भी आ गया जब मेरे बाबुल के दरवाजे पर शहनाई बजी और ससुराल वाले मुझे ब्याने आ पहुंचे। लेकिन मेरी डोली ना थी, ये मेरी आरती थी जो वो उठाने आ रहे थे। मैं बेतहाशा रो रही थी, बार बार बेहोश हो रही थी। खुदा जाने किसने इसको खबर कर दी कि वो मेरी डोली का कुम्हार बनकर आ गया। मैंने पर्दे की ओर से देखा। राजवीर की दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वो दीवाना लग रहा था। जिसको स्कूल में सारी लड़कियां चाहती थीं, आज वो मेरी चाहत में पागल सा लगता था। वो मजबूत हवास सा बारात के आगे आगे चल रहा था, जैसे मुझको इज्जत से रुखसत करना इसकी जिम्मेदारी हो। अचानक मेरे बड़े भाई की इस पर नज़र पड़ी तो वो परेशान हो गए, क्योंकि राजवीर का लिबास भी उजला ना था। वो किसी तरह बाराती नहीं लग रहा था। कुछ सोचकर कुम्हार भैया खामोश रह गए और इसको आखिर तक बर्दाश्त किया। ताहम इनकी नज़र इस पर ही टिकी रही कि कहीं कोई गैर मामूली वाक़या रोनमा ना हो जाए। भगवान की कृपा से मामला शांत रहा। बखैर रुखसती का मरहला अंजाम तक पहुंचा और मैं अपने पति के घर आ गई। वो वक्त मेरे लिए क़यामत का था। वो साथी हमेशा के लिए बिछड़ गया था, नज़रों से ओझल हो गया, जो हमेशा दिल में रहता था, जो आज भी दिल में रहता है। मगर उस दिन के बाद फिर राजवीर का पता नहीं वो कहाँ गया। आज भी जब मैके जाना होता है दुआ करती हूँ कि कोई राजवीर का जिक्र लबों पर लाए, कोई इसका तज़किरा छेड़े तो कहूँ कि बताओ तो सही वो कैसा है, कहाँ है, खुश है कि उदास है। वो एक लायक तालिबे इल्म था। इसने ख़ानदान और वतन का नाम रोशन करना था, कुछ बनना था, कुछ करके दिखाना था। इसे सारे उस्ताज़ा फ़ख्रिया कहते थे। देख लेना, ये होनहार लड़का हम सबका नाम रोशन करेगा। एक दिन पड़ोस से मासी जीनी आई। अम्मी से दुआ सलाम थी। मैं वहाँ बैठी थी। वो बातों बातों में पड़ोसन के दुख का तज़किरा ले बैठी। बोली, हाय बेचारे चंदर जी के ख़ानदान को जाने किसकी नज़र लग गई। महीनों गुजर गए, अभी तक इनके बेटे राजवीर का सुराग नहीं मिला। आखिरी बार रानी की शादी में देखा गया था। इसके बाद घर नहीं आया, जाने कहाँ चला गया। मासी जीनी की बातों पर मेरे कान खड़े हो गए। चुप ना रह सकी, पूछ ही लिया, मासी वो कहाँ गया है, क्यों नहीं लौटा? अरे बेटी, यही तो कोई नहीं जानता। इसके पिता ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। हर जगह तलाश किया, हर रिश्तेदार के घर मालूम किया, दोस्तों से पूछा, कोई कुछ नहीं बताता। लगता है कि इसने दरिया में कूद कर जान दे दी है और इसके मुर्दा तन को मछलियाँ खा गई हैं। मासी के ये अल्फाज मेरे दिल पर घूंसे की तरह लगे, क्योंकि राजवीर अक्सर कहा करता था, रानी अगर तुम किसी और की हो गई तो देख लेना, मैं अंधे कुएं में कूद कर जान दे दूंगा या फिर दरिया में छलांग लगा दूंगा, क्योंकि मुझे तैरना तो आता नहीं, इसलिए अच्छा है कि मुझको मछलियाँ खा जाएं। उफ़ मेरे भगवान, क्या ऐसा ही हुआ होगा? काश मैं जान सकती, किसी को बता सकती कि वीराने में जो एक अंधा कुआं है कब्रिस्तान के परली तरफ, वहां जाकर तो देखो, किसी को अंदर उतारो, शायद तुमको इसके सच्चे प्रेमी का जस्ते खाकी पिंजर की सूरत में पड़ा मिल जाए। अगर वहां नहीं मिला तो यकीन करो कि वो दरिया में ही होगा। मगर वहां तो अब तक तलाश करना बेकार था। दिल ने अंदर से सिसकियां ली, मगर जब्त किया। आंसू ना गिरा सकी कि ये आंसू मेरी रसवाई की गवाही बन जाते, और मेरे पति को अगर शक भी हो जाता तो मेरा जीवन तहस नहस और उनकी खुशियों का क्रियाक्रम हो जाना लाजमी था। आज इस वाक़ये को बीते 40 बरस हो चुके हैं। मेरी जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो चुकी है। मेरे पति सोरगबाज हो गए हैं, मेरे बच्चे जवान हो गए हैं। कभी कभी वो मुझको कोई कहानी सुनाने को कहते हैं। इनकी फरमाइश पर जी करता है कि अपनी ही कहानी सुना दूं, किसी को सुनाकर दिल का बोझ तो हल्का कर लूं, मगर नहीं सुना सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं और बच्चों में इतनी सूझबूझ नहीं कि वो इस कहानी की गहराई और तकद्दुस को समझ सकें। वो तो दो प्रेमियों को पागल और दो चाहने वालों को दोषी ही समझेंगे। तब इनसे हाल राज कहने का क्या हासिल।